अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 सालों में देश ने यकीनन बहुत तरक्की की है और कई बुलंदियां छुई हैं और आत्मनिर्भर भी बना है। वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि देश बदला है और बदलाव के हम साक्षी भी बने हैं। और अच्छी खबरों में आज हम सबसे पहले बात बदलते भारत की, उस भारत की जो हर क्षेत्र में, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। और इसे देख यकीनन दुश्मन के माथे पर बल पड़ना तय है। भारत की पहली स्वनिर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल बनकर तैयार है और ये एक ऐसा हथियार है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। जाहिर है भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले अब दुश्मन को 1000 बार सोचना होगा। तो दुश्मन को सोचने दीजिए, आप देखिए इस मिसाइल की खासियत। रणभूमि में दुश्मन देश के टैंक या किसी भी बख्तरबंद गाड़ी का क्या हाल होने वाला है देख लीजिए। इशारा होते ही टैंक के बैरल से मिसाइल निकली और कुछ दूरी पर मौजूद अपने लक्ष्य को इस तरह भेज दिया, बिल्कुल सटीक, जरा भी दाएं बाएं या ऊपर नीचे नहीं, ठीक निशाने पर। लक्ष्य के परखचे उड़ गए। देश का यह नया हथियार कितना असरदार है इसे फिर से समझिए। टैंक से मिसाइल चलती है और अपने लक्ष्य को इस तरह भेजती हुई निकल जाती है, हरे रंग के गोल घेरे की ठीक बीच से। सटीक और सधा हुआ प्रहार। इस मिसाइल की ताकत को आपने देख लिया, अब इसके बारे में जान भी लीजिए। ये भारत की अपनी मिसाइल है, भारत की पहली स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, जो युद्ध के मैदान में दुश्मन देश के लिए दहशत की गारंटी है, क्योंकि ये अर्जुन का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका वार खाली नहीं जाता। देखिए दुश्मन को धूल चटा देने वाला हमारा मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। लेकिन अब इससे सिर्फ गोले नहीं निकलेंगे, बल्कि ये दागेगा लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, यानी LG-ATGM। डीआरडीओ ने सेना के साथ मिलकर स्वदेशी ATGM का सफल परीक्षण किया। 2 मिसाइलों ने सटीकता के साथ प्रहार किया और 2 अलग अलग रेंज में लक्ष्य को कामयाबी से ध्वस्त कर दिया। खासियत यह है कि मिसाइल नजदीक और दूर दोनों टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम साबित हो रही है। इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैनम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक यानी हीट हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को भी भेज सकता है। यानी कोई भी टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं पाएगा। अगर हमारे प्रतिद्वंदी के खिलाफ न्यूक्लियर वॉरफेयर तो वो तो अल्टीमेट वॉरफेयर है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि कन्वेंशनल वार होगी जिसमें टैंकों का इस्तेमाल होगा। उन हालात में हमारे लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल बहुत मुफीद साबित होंगे दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए। टैंक से दागे जाने वाले ATGM के मामले में सबसे बड़ी चुनौती रहती है कम ऊंचाई और कम दूरी पर हमला करना, क्योंकि टैंक की बैरल बहुत नीचे नहीं जा पाती। हालांकि स्वदेशी ATGM की रेंज और मारक क्षमता की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह इस मिसाइल ने कुछ ही दूरी पर मौजूद जमीनी लक्ष्य को मार गिराया, उससे इसकी क्षमता साबित हो गई है। यानी साफ हो गया है कि स्वदेशी ATGM ज्यादा और कम दोनों दूरियों के लिए असरदार है और यही इसकी असली खूबी है। हालांकि इसका परीक्षण फिलहाल मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की राइफल्ड गन के साथ किया गया है, लेकिन ATGM को इस तरह बनाया गया है कि इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल सिर्फ सरहद की सुरक्षा के लिहाज से ही सक्षम नहीं है, बल्कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल पारंपरिक सैन्य हथियारों की तुलना में लेजर गाइडेड मिसाइल कितनी प्रभावशाली साबित हो सकती है और किसी भी देश के पास लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के होने का मतलब क्या है, ये बता रहे हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान। डिफेंस के फील्ड में टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आज हम लेजर गाइडेड मिसाइल की बात करते हैं। लेजर गाइडेड मिसाइल दो किस्म का होता है। पहला वो कि लॉन्च पैड जहां से मिसाइल को दागा जाता है वहां से एक लेजर की बीम चलती है टारगेट तक और मिसाइल उस बीम पर सवारी करते हुए टारगेट तक पहुंचता है। दूसरा जो इससे बेहतर वर्जन है वो कि लॉन्चर की तरफ से बीम भेजी जाती है, लेकिन मिसाइल इस बीम पर सवारी करने के बजाय उसके अपने नोज में सेंसर होते हैं और वो सेंसर टारगेट के ऊपर लॉक ऑन कर लेते हैं, तो उसको बीम की सिधाई में होना जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी उस रिफ्लेक्टेड बीम को पकड़कर टारगेट को बर्बाद कर सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइल एक कन्वेंशनल मिसाइल की तुलना में कितना ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक कन्वेंशनल मिसाइल की बजाय इसकी तुलना में लेजर गाइडेड मिसाइल जब हार्ड टारगेट को टारगेट करते हैं, यानी वो टारगेट जो रिफ्लेक्ट बैक करती है लेजर बीम को, तो ये 100 से 200 गुना ज्यादा एक्यूरेट पाया गया है। अगर टारगेट सॉफ्ट हो या फिर वो एरिया टारगेट हो, फिर भी लेजर गाइडेड मिसाइल की एक्यूरेसी कन्वेंशनल मिसाइल की तुलना में 20 से 40 गुना ज्यादा पाई जाती है। अनुभव से ये पाया गया है कि अगर हम टोटल जो मिसाइल फायर करते हैं टैंकों पर, उसमें सिर्फ 10% लेजर गाइडेड मिसाइल हों तो वो परिणाम स्वरूप 22% जो टैंक की टोटल कैजुअलिटी होती हैं वो लेजर गाइडेड वेपन की वजह से होती हैं। तो एम्प्लॉय आपने 10% किया और मार आपने 22% ज्यादा करी। तो स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते भारत का एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि साल 2014 के बाद ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में नई नई तकनीक को विकसित करने में बाजी मारी है। इनमें आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े दूसरे उपकरण भी शामिल हैं। पिछले 8 साल से रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बेहतर रक्षा उपकरण बनाने को लेकर रिसर्च और डिजाइन पर लगातार जोर दिया जा रहा है और काम भी हो रहा है। हमारे यहां अब जो मिसाइलें या फिर बम बन रहे हैं वो ज्यादा विस्फोटक क्षमता के साथ तकनीक के लिहाज से भी स्मार्ट हैं। इस मुकाम पर हम साल 2020 में केंद्र सरकार के एक फैसले की वजह से पहुंचे थे। ठीक 2 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने रक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई सैन्य उपकरणों के इंपोर्ट यानी कि आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें रडार, असॉल्ट राइफल्स, आर्टिलरी गन समेत 101 रक्षा उपकरण शामिल थे। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की मौजूदगी के बावजूद सरकार ने यह जोखिम लिया। इसके पीछे यह सोच थी कि इस तरह के फैसले से रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सेना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से जुड़े लोगों के साथ मंथन करने के बाद ही सरकार ने यह कदम उठाया। उसी साहसिक फैसले का परिणाम यह है कि डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत कई बड़े कदम उठा चुका है और इसी के लिए भारत ने 2021 में अपने रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की थी और उसी का नतीजा यह है कि 76.6 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए के सैन्य बजट के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 3 महीने पहले प्रमुख देशों की सेनाओं के सालाना खर्च पर सीप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें सैन्य खर्च के मामले में भारत से पहले सिर्फ अमेरिका और चीन है।
दुनिया की 2 महाशक्तियों के बाद तीसरा नंबर भारत का आता है और तीसरा नंबर भारत का आने की वजह उसकी तरफ से डिफेंस बजट में 0.9% की बढ़ोतरी करना है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी सैन्य उपकरणों को विकसित यानी कि बनाने पर खर्च हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक को डेवलप करने की जिम्मेदारी पहले सिर्फ सरकारी कंपनियों यानी कि डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की होती थी, लेकिन आज गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, एल&टी, महिंद्रा, भारत फोर्सेस जैसी प्राइवेट कंपनियां रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं। उसी का नतीजा है कि देश को 2 स्मार्ट बम मिले हैं, जिनमें पहला नाम गौरव LRGB जबकि दूसरा नाम गौतम नाम से जाना जाएगा। और इन स्मार्ट बमों को डीआरडीओ के साथ मिलकर गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। जहां डीआरडीओ पर गौरव और गौतम बम के डिजाइन की जवाबदेही थी, तो वहीं निर्माण की जिम्मेदारी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस पर है। ऐसे में हम एक एक करके गौरव और गौतम बम के बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात हम गौरव की करते हैं, जो विंग यानी कि डेना के जरिए ग्लाइड यानी उड़ने वाला लॉन्ग रेंज बम है। करीब 1000 किलोग्राम वाला गौरव बम अपने साथ 1000 किलोग्राम का वॉडे भी ले जा सकता है। विंग के जरिए ग्लाइड करने वाले इस बम की रेंज 100 किलोमीटर है, जो जरूरत पड़ने पर 150 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। गौरव में इनिशियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो उसे जीपीएस और सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम की मदद से टारगेट तक आसानी से पहुंचा सकता है। पिछले साल अक्टूबर में लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की तरफ से ओडिशा के बालासोर में पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ मिलकर डीआरडीओ ने एक और बम गौतम तैयार किया है, जो गौरव की तरह ही एक लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है। इसकी खासियत क्या है वो भी आपको समझाते हैं। गौतम बिना विंग यानी कि बिना जॉइनर वाला वर्जन है, फिर भी 500 किलो वजनी गौतम 30 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। जरूरत पर इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। साल 2019 में गौतम का भी सफल परीक्षण हो चुका है। गौरव की तरह गौतम में भी इनिशियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो कि जीपीएस और सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम के जरिए दुश्मनों को बड़ी आसानी से तबाह कर सकता है। साधारण बम से स्मार्ट बम डिजाइन के मामले में बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें अलग से विंग लगे होते हैं, जिनकी मदद से दूर बैठे ही बम की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। फाइटर प्लेन से गिरने के बाद भी गौरव और गौतम के लिए तय लक्ष्य को बदला जा सकता है, जबकि अगर साधारण बम की बात करें तो गिरने के बाद उन्हें काबू नहीं किया जा सकता और न ही उनका लक्ष्य बदला जा सकता है। दोनों ही बमों को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। कई साल से इंडियन एयरफोर्स को स्मार्ट बम की जरूरत महसूस हो रही थी, जो अपने टारगेट को ऑटोमेटिक नेविगेट करके हवा में ही उड़ा दे, और इसीलिए डीआरडीओ ने इन 2 मारक बमों का डिजाइन तैयार किया है, जिसको बनाने की जिम्मेदारी अडानी डिफेंस को मिली है। लॉन्ग रेंज के इन बमों के सेना में शामिल होने से भारत की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान जैसे अविश्वासी पड़ोसियों की मौजूदगी में इस बम से लंबी दूरी तक निशाना साधने में मदद मिलेगी। 3 साल पहले भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें स्पाइस 2000 स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के लड़ाके बेहद सटीकता के साथ आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करने में कामयाब रहे थे। भारत ने लॉन्ग रेंज गाइडेड बम स्पाइस 2000 को इजरायल से खरीदा था और जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किया गया था। स्मार्ट बम स्पाइस 2000 की इसी मारक क्षमता को देखने के बाद डीआरडीओ को भी इस तरह के बम को डिजाइन करने का विचार आया, जो मेड इन इंडिया के तहत अब ये सपना साकार हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेवी में महिलाओं की उड़ान की। वो खबर भी आपको दिखाते हैं। गुजरात के पोरबंदर से INS 314 नेवल स्क्वाड्रन ने ऐतिहासिक उड़ान भरी, जिसमें 5 महिला अधिकारियों ने मिशन की कमान संभाली थी। उड़ान से पहले महिला ऑफिसर्स को कई महीनों की ग्राउंड ट्रेनिंग दी गई। मिशन को लेकर उनको ब्रीफ भी किया गया था। वैसे ये अपनी तरह का पहला मिलिट्री फ्लाइंग मिशन था। इससे नेवी के एविएशन कैडर में महिलाओं के लिए अब नए रास्ते खुलेंगे।
देश की इन बेटियों ने सपनों को हकीकत में बदलकर शोहरत के आसमान को छू लिया। ये भारत की नई पीढ़ी है जो हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रही है। इन्होंने अपने बुलंद हौसलों से खुद को साबित कर दिखाया। इन बेटियों ने बुलंदियों का नया आसमान छू लिया। मिलिए महिला जांबाजों से जिन्होंने दुनिया में नौसेना के साथ हिंदुस्तान का परचम लहराया है। ये खबर देश की बेटियों में नया जोश भरने वाली है, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली है, उन्हें हौसले की नई डोज देने वाली है, उनकी कल्पनाओं को पंख देकर आसमान तक पहुंचाने वाली है। दरअसल हिंदुस्तान की नौसेना की महिला पायलट्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कारनामा है अरब सागर में निगरानी का, जिसे अंजाम दिया है नेवी की 2 महिला पायलट समेत 5 महिला ऑफिसर्स ने। इस मिशन के लिए गुजरात के पोरबंदर से INS 314 नेवल स्क्वाड्रन ने ऐतिहासिक उड़ान भरी। 5 महिला अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड सर्विलांस मिशन शुरू किया। ये पहली बार है जब इस तरह के सर्विलांस मिशन पर ऑल विमेन क्रू गया और इस मिशन को पूरा करके महिला ऑफिसर्स ने इतिहास रच दिया। जिस एयरक्राफ्ट से मिशन को पूरा किया गया उसका नाम डॉनियर शॉर्ट रेंज है, जिसे निगरानी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। महिला शक्ति जो है, जिसको हम नारी शक्ति कहते हैं, वो हमारी फौज में बहुत बढ़ रही है। आपने देखा होगा 26 जनवरी के टाइम अब तो नेवी ने जो नई अग्निवीर स्कीम आई है, इसमें पहले तो खाली अफसर ही ज्वाइन करते थे, अब लेडी सेलर्स भी लिए जाएंगे। इसका मतलब अब जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से हमारे देश में और हमारी सोसाइटी में और हमारी आर्म्ड फोर्सेस में धीरे धीरे इंटीग्रेट होती जाएंगी। इस मिशन में 2 पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते ने हिस्सा लिया और इस उड़ान की मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी। मिशन की टेक्निकल एंड सेंसर ऑफिसर थी लेफ्टिनेंट पूजा पांडे और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। इस मिशन के साथ ही भारतीय नौसेना की इन महिला ऑफिसर्स ने सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। समुद्र के ऊपर निगरानी रखने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए। आजकल एक चीज है जिसको बोलते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एक शब्द अभी इसने काफी करेंसी गेन की है, MDA। आजकल जो है, जो खतरा जो होता है समुद्र में, जो मैरीटाइम थ्रेट जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ पहले जैसे नहीं है कि 2 देशों के बीच में अगर युद्ध होता था तो खतरा होता था आपकी जो समुद्री इलाका है उसको। अब हर किस्म के खतरे हैं वहां पे। इलीगल फिशिंग हो रही है, पायरेसी हो रही है, मैरीटाइम टेररिज्म है, ह्यूमन इलीगल माइग्रेशन है, गन रनिंग हो रही है। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर आपको निगरानी रखनी है तो आपके पास रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस दोनों के साधन होने चाहिए। देखिए, रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस तो हमारी कई साल से चल रही है, पर ये एक बड़ी नई काबिलियत जो आई है हमारी नौसेना में कि हमारे जो महिला पायलट्स हैं वो खुद अब पूरे मिशंस अकम्प्लिश कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक उड़ान की खातिर इन महिला ऑफिसर्स को महीनों ग्राउंड ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी गई। वैसे INS 314 नेवी का फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है, जहां से डॉनियर 228 मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं और अरब सागर की निगरानी करते हैं। इस समय स्क्वाड्रन की कमान कमांडर SK गोयल के हाथों में है। नौसेना के मुताबिक इस तरह की ट्रेनिंग से महिलाओं को और जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं दी जाएंगी। सही मायने में ये उड़ान नारी शक्ति की भावना को पूरा करने वाली है। नेवी लगातार सशस्त्र सेनाओं को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने में जुटा है और यही वजह है कि अग्निपथ योजना में भी नेवी को लेकर लड़के लड़कियों में क्रेज देखने को मिल रहा है। 3000 पदों के लिए आए 9 लाख से ज्यादा आवेदनों में 80,000 महिलाओं ने अर्जी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेनाओं में महिलाओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी की मांग अक्सर उठती रही है। भारतीय सेना में अभी भी बहुत कम महिलाएं हैं। हालांकि तीनों सेनाओं में महिलाओं की संख्या की बात अगर की जाए तो सबसे ज्यादा महिलाएं नौसेना में ही देखने को मिलती हैं। महिलाओं की संख्या कम होने की वजह है कि साल 2092 तक, माफ कीजिएगा 1992 तक महिलाओं को तीनों सेनाओं में केवल मेडिकल कोर में ही भर्ती किया जाता था। लेकिन जुलाई 1992 के बाद से महिलाओं को सेनाओं के कुछ शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर भर्ती किया जाने लगा।
शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि महिलाएं केवल 10 या फिर 14 साल तक ही सेना में सेवाएं दे पाएंगी और फिर उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महिलाओं को पुरुषों की तरह परमानेंट कमीशन भी दिया जाने लगा और उम्मीद है कि आने वाले समय में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अगर मौजूदा आंकड़ों को देखें तो पिछले साल 8 फरवरी को राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने तीनों सेनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी का आंकड़ा दिया था, जिसके मुताबिक थल सेना में 12.18 लाख से ज्यादा पुरुष और केवल 6,807 महिलाएं हैं और इस लिहाज से थल सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 0.56% होती है। वहीं वायुसेना की बात करते हैं, 1.46 लाख पुरुष और 1,607 महिलाएं हैं, यानी वायुसेना में महिलाओं की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी ही ज्यादा है। और सबसे ज्यादा महिलाएं नौसेना में होती हैं, 10,108 पुरुष और 704 महिलाएं। इसका मतलब ये हुआ कि नौसेना में 6.5% महिलाएं हैं। राज्यसभा में ये आंकड़े महिला अफसरों के पेश किए गए थे, क्योंकि अभी नौसेना में ही महिलाओं को अधिकारी के स्तर पर शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम तीनों सेनाओं की मेडिकल सर्विसेज में जुड़ी महिलाओं की संख्या को देखें तो राज्यसभा में सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई थी उसमें तीनों सेनाओं की मेडिकल सर्विसेज में 6,500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इनमें 1,666 महिलाएं आर्मी मेडिकल कॉर्प, 189 आर्मी डेंटल कॉर्प और 4,734 मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में हैं। आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की खबर भी आपको दिखाते हैं, जिसका आज के दिन से ऐतिहासिक रिश्ता है। आज के दिन ही 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था और उसके बाद वहां एक दिन के लिए काम भी, उसके बाद से एक दिन भी काम रुका नहीं है। ट्रस्ट की अगुवाई में प्रशासन के सहयोग से हजारों हाथ लगातार काम कर रहे हैं और इसका अभूतपूर्व रफ्तार का नतीजा ये है कि मंदिर की बुनियाद और उसके प्लिंथ यानी कि चबूतरे का काम लगभग पूरा हो चुका है। आज जब 2 साल पूरे हुए तो ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की डिटेल्स जारी की। आगे काम कैसे बढ़ने वाला है और मंदिर कब तक पूरा हो जाएगा, उम्मीदें क्या क्या है, सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन पहले राम मंदिर निर्माण की ये तस्वीरें देखिए जो आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मंदिर निर्माण का काम लगातार चल रहा है। 1 साल हो चुका है भूमि पूजन को और वहां पर दिन रात एक करके मंदिर निर्माण का काम पूरा किया जा रहा है और कोशिश यही है कि 2024 तक मूर्ति स्थापना की जाए, जिसके बाद वहां पर लोग आ पाएंगे। हालांकि लगातार काम चलता रहेगा। अब आपको ये भी बताएं कि पूरे देश की नजर फिलहाल राम मंदिर निर्माण पर ही है। सभी श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए जा सके। ट्रस्ट का दावा यह है कि 14 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन और पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। हमने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी इस बारे में बात की। पिछले 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आकर के जब यहाँ भूमि का पूजन किया था वो यही ले गए। उसके बाद हमने काम यहाँ जब प्रारंभ किया तो इसके 15 मीटर नीचे गए। 300 बाई 350 फीट की मिट्टी हटाने के बाद उसको पीसीसी की स्पेशल मटेरियल से हमने उसकी भराई की। भराई करने के बाद हम इस लेवल पर आए। इस लेवल पर आने के बाद जिसको हमने फाउंडेशन कहा, फाउंडेशन अचीव करने के बाद स्वाभाविक रूप से काम आगे बढ़ता है। जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, फाउंडेशन पूरा करने के बाद हम जो प्लिंथ देख रहे हैं, बिल्कुल हम दिखाएंगे। ये सामने प्लिंथ दिखाई पड़ रही है, ये 7 लेयर में बन रही है। कर्नाटक के
ग्रेनाइट स्टोन से, ये स्टोन आपको रखे हैं, यही लगा करके बनाया जा रहा है। एक स्पेशल डिजाइन है जो भूकंप रोधी है। ऊपर सुपर स्ट्रक्चर इसके खड़ा होगा, इसको नागर शैली का बंसी पहाड़पुर से कराटे के पत्थर लगाकर खड़ा किया। ये प्लिंथ का स्टोन लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। 10% काम अभी अगस्त में पूरा कर लेंगे। इन्होंने सितंबर का लक्ष्य रखा था, लेकिन बहुत आगे उसको प्रीपोन किया है। अब अगस्त में ही पूरा हो रहा है, 1 महीना पहले हम आ गए। साथ ही साथ हमने उधर गर्भगृह का निर्माण भी शुरू किया है। 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के उस गर्भगृह के पत्थर को अपने कर कमलों के द्वारा रख करके उसका प्रारंभ किया था, पूजन किया था। आज उसके 300 से अधिक पत्थर लगाए जा चुके हैं। प्रतिदिन 10-20 पत्थर रखे जा रहे हैं। दर्शनार्थी ये पूरब दिशा है, यहाँ से प्रवेश करके आएगा और यहाँ से 16 फीट ऊपर चढ़ेगा। जी, 16 फीट की ऊंचाई। ये प्लिंथ 21 फीट है जो 4 फीट नीचे चली जाएगी। 16 फीट ऊपर जाकर के जहाँ पताका फहरा रही है, उस पताका की जगह पर वही जन्म स्थान है। भगवान राम का जन्म स्थान वही है, वहीं पर वो अस्थायी मंदिर से भगवान आकर के विराजित होंगे। सबसे बड़ा इंतजार है अयोध्यावासी के अलावा देशवासी की मंदिर साकार स्वरूप में कब आएगा, तो वो बाहर से स्ट्रक्चर कब देख पाएंगे, उसमें अभी प्रगति में कब तक हम लगेगा। 2023 में निश्चित रूप से हम भूतल का निर्माण करके गर्भगृह में भगवान, जब भी मुहूर्त आएगा, भगवान को स्थापित कर देंगे। निर्माण का कार्य हमारा रुकने वाला नहीं, दूसरी मंजिल का भी निर्माण चलता रहेगा। मतलब दिसंबर 2023 तक आप बताएं। हाँ, दिसंबर, वो उसमें 4-10 दिन आगे मुहूर्त के अनुसार हो सकता है। जनवरी 24 में तो सुनिश्चित होगा, निश्चित हो जाएगा। और भगवान के विराजित होने के साथ साथ ऊपर का निर्माण भी चलता रहेगा। 24 में ही हमारे सभी इंजीनियर्स ने जो निर्माण काम में लगे, कह रहे हैं भगवान के 3 मंजिलों का निर्माण हम पूरा करने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन ही ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। और उसके बाद से जैसे लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि काम एक भी दिन नहीं रुका, या कहें कि दिन रात लगातार काम चल रहा है। ट्रस्ट की अगुवाई में लगातार प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। हजारों की तादाद में लोग वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं। लोग लगे हुए हैं जो कि इस मंदिर के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रफ्तार को अगर देखा जाए तो एक अभूतपूर्व रफ्तार के साथ बहुत ही जल्द इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। मंदिर की बुनियाद और उसके चबूतरे का काम लगभग पूरा हो चला है। तस्वीरें ग्राउंड से हम आपको दिखा भी रहे हैं। और जब आज 2 साल पूरे हुए तो ट्रस्ट ने भी मंदिर निर्माण की डिटेल्स लगातार जारी की हैं कि कहां तक काम हो चुका है, आगे कितना काम बाकी है, किस रफ्तार से काम आगे बढ़ेगा, मंदिर कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक लोग यहां पर आकर दर्शन कर पाएंगे। ये सारी जानकारी आज ट्रस्ट की तरफ से दी गई है राम मंदिर निर्माण की, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार है। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। समय समय पर वो भी जाकर या फिर प्रशासन से ही पूरी जानकारी इकट्ठा कर ही रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राम मंदिर का जो अभी तक का काम हुआ है उसमें नींव पर 21 फीट ऊंचा चबूतरा लगभग तैयार है। गर्भगृह पर नक्काशी वाले पिंक सैंडस्टोन्स जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काम वहां पर भी चल रहा है। गर्भगृह के पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर भी पत्थर स्थापित कर दिए गए हैं। काम चल रहा है। सुरक्षा वाले स्टैंडिंग वॉल का काम भी 3 दशाओं में लगभग पूरा हो चुका है। 2023 तक कहा जा रहा है कि 2023 तक प्रथम तल गर्भगृह का निर्माण संपन्न हो जाएगा। लेकिन 2024 मकर संक्रांति पर कोशिश यही है कि लोग अपने आराध्य के दर्शन कर सके। और लोगों को भी बेसब्री से अब इंतजार है कि कब वो मंदिर को देख पाएंगे, कब वहां प्रवेश कर पाएंगे, कब वहां पूजा अर्चना कर पाएंगे, कब अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। 2 साल में पहली मंजिल, 2024 तक राम मंदिर को पूरा करने की तैयारी है। 24 घंटे लगातार काम चल रहा है। अलग अलग शिफ्ट्स में कारीगरों को लगाया हुआ है जो दिन रात एक किए हुए हैं मंदिर निर्माण में। अलग अलग लेयर्स में इसको बनना है।
साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। अब 2 साल बाद कई वर्ष पुराना सपना आकार लेने लगा है। भगवान राम के मंदिर की बुनियाद और करीब चबूतरे का काम पूरा हो चुका है। ये 2 साल लगातार दिन रात काम का नतीजा है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 2 साल पूरे होने पर एक सबसे बड़ा सवाल अयोध्या वासी और देश भर के सामने यह है कि आखिर मंदिर का सपना पूरा कब होगा। लेकिन अयोध्या में मंदिर के निर्माण की जो तेजी है वो लगातार चल रही है और तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे किस तरीके से राम मंदिर का भव्य मंदिर पूरी तरीके से तैयार होने की ओर लगातार अग्रसर है। काम की अगर बात करें तो नींव का काम पूरा हो चुका है और प्लिंथ का यानी कि जो चबूतरा तैयार किया जा रहा है वो आप ठीक अपने सामने देखेंगे। 5 लेयर का ये चबूतरा, 5 प्लिंथ जिसे कहा जाता है, प्लिंथ का काम वो लगभग पूरा हो गया है। 90% बताया जा रहा है और अगले 1 महीने में जो इसकी प्रगति पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। इसके साथ ही गर्भगृह में भी पहाड़पुर से आए पत्थर लगना शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो पश्चिमी गलियारे में भी अंदर पत्थर लगने का काम जो है वो तेजी पकड़ रहा है। यानी कि जिस समय का इंतजार था कि रामलला अपने भव्य मंदिर में कब आएंगे, उसको लेकर के कार्रवाई जो है वो लगातार तेज चल रही है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहां पर आधारशिला रखी थी, भूमि पूजन किया था, उसके बाद 2 साल में इस काम की अगर प्रगति को आप देखेंगे तो इस तरीके से ये बखूबी नजर आती है। अब इन पत्थरों को देखा जाए, ये जो पत्थर जो इस समय ब्लॉक्स के जरिए लगाए जा रहे हैं, इन ब्लॉकों के आधार पर ही इस प्लिंथ के काम को पूरा किया जा रहा है और जिसके बाद में ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर का स्वरूप भी दिखाई देगा। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राम जन्मभूमि परिसर में किस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी इंतजार है कि कब मंदिर पूरा होगा और वो दर्शन करने आएंगे। बहरहाल गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से बन रही परिक्रमा का काम फिलहाल 30% तक पूरा हुआ है और खबर है कि जल्दी ही ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। पहली मंजिल का निर्माण जून महीने से शुरू हो गया था और पहली मंजिल पर ही गर्भगृह का निर्माण होना है। फिलहाल आपको ये भी बताएं कि इसकी 4थी लेयर का निर्माण अभी चल रहा है और गर्भगृह की परिक्रमा क्षेत्र के निर्माण को पूरा होने के बाद गर्भगृह की कोठरी का निर्माण फिर शुरू किया जाएगा। अच्छी खबर, सच्ची खबर में अब हम आपको दिखाते हैं खबर जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है। महंगाई पर लगाम लगाने वाली, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा कर दिया है, जिसका सीधा असर आपकी बचत पर पड़ने वाला है। कैसी होगी बचत और कैसे घटेगी महंगाई, देखिए जरा। महंगाई आसमान छू रही है। घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से लेकर कार की कीमत साल दर साल बढ़ती चली जा रही है और इस महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार तो कोशिश कर ही रही है, साथ ही आरबीआई भी बाजार में मनी फ्लो को कंट्रोल करके महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसमें गुड न्यूज ये है कि हाल ही में बढ़ती महंगाई पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा कर दिया है। इससे रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गया है। The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4%. ये पहली बार नहीं है जब इस साल आरबीआई ने बढ़ती महंगाई पर बैठक बुलाई हो। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग 6 से 8 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, 4% पर स्थिर रखा गया। लेकिन अगले ही महीने आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया गया। इसमें रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गया।
अब अगस्त में एक बार फिर से आरबीआई ने रेपो रेट को 0.50% बढ़ाया है, जिससे ये 5.40% पर पहुंच गया है। रेपो रेट बढ़ने से अब होम लोन से लेकर ऑटो लोन और पर्सनल लोन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। हालांकि जेब पर बढ़ने वाले इस बोझ से महंगाई पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रेपो रेट बढ़ने के पीछे आरबीआई का मकसद महंगाई पर लगाम लगाना है। रेपो रेट बढ़ने से लोन में ईएमआई में बढ़ोतरी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी में कमी आएगी। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी। जानकारों की माने तो जिस तरह आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है, ऐसे में आरबीआई रेपो रेट को धीरे धीरे प्री कोविड लेवल 5.15% से ऊपर ले जा सकता है। इस साल अनुमान ये है कि रेपो रेट की दरें दिसंबर तक बढ़कर 6% तक जा सकती हैं। कोविड से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम आज हैं, हम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में पहले थे। जब कोविड इंडिया को हिट हुआ तो जो डिमांड है वो लगा कि बहुत कम होने वाला है। उस डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया, ताकि जो कैश है सिस्टम में वो और बढ़े और इकोनॉमी में पैसा रिवॉल्व हो। इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया था। अब दोबारा, क्योंकि पिछले 1 साल से हम विटनेस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारे थोड़ा कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के अलावा आरबीआई के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं था। इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। पिछले 3 महीने में तकरीबन 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, 6 महीने में 3 बार, तकरीबन ₹1.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, ताकि जो डिमांड है उसको कम किया जाए, ताकि लोग जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो थोड़ा स्क्वीज अप करें। जाहिर है आरबीआई का फैसला बढ़ती महंगाई को तो काबू में करेगा ही, साथ ही इसकी वजह से रुपए की गिरती कीमत पर रोक लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रेपो रेट के बढ़ने से महंगाई पर कैसे ब्रेक लग सकता है और ईएमआई की दरों में कैसे बढ़ोतरी होती है, इसे समझने के लिए मेरी सहयोगी साक्षी के पास चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज के अनाउंसमेंट में बताया कि आरबीआई ने और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स ने यूनानिमसली यानी कि एक साथ होकर 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक का अनाउंसमेंट किया है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि रेपो रेट वाकई होता क्या है। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक्स बोरो करते हैं। जिस रेट पर बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब जब भी ये रेट बढ़ता है तो सीधे तौर पे बैंकों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है या ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है लोन बोरो करना। इसी वजह से बैंक्स, एनबीएफसीज जो भी आरबीआई से बोरो करते हैं इस रेट पर, वो इमीडिएटली लेंडिंग रेट बढ़ा देते हैं, यानी कि आपके और मेरे लिए जो भी लोन्स लिए जाते हैं, जिस दर पर लिए जाते हैं, वो अल्टीमेटली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर अब आपकी ईएमआई बढ़ जाएंगी तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला विकल्प जो बैंक्स आपको देंगे कि आप अपनी एग्जिस्टिंग ईएमआईज को उस पर ही रखिए, लेकिन आपका लोन का टेन्योर जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स अक्सर ये एडवाइस करते हैं कि आपके लिए बेहतर रहता है अगर आप थोड़ा और ईएमआई बढ़ा पाए तो आप अपने ईएमआई को बढ़ा दें, लेकिन टेन्योर को कम ही रखें। दूसरा, आप हर साल कुछ 5% तक के आसपास अपने लोन का प्रीपेमेंट करें तो आपके ऊपर बोझ थोड़ा कम हो सकता है। या फिर आप अपने कुछ ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। जिस बैंक में एग्जिस्टिंग आपके पास लोन लिया हुआ है आपने, वो आप चेंज करके कहीं और या किसी और बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 विकल्प होते हैं जो कि लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं करंट सिनेरियो में, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस ब्याज दर के बाद वो एक पॉज कर देंगे। हो सकता है अगली जो पॉलिसी रिव्यू मीटिंग होगी उसमें भी एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आए। आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगने को तैयार है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार अपील यही की जा रही कि लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, इमारतों पर तिरंगा लगाएं, और इसका असर बाजार और हाट पर भी नजर आ रहा है। कानपुर, जहां बाजारों में तिरंगा शेड छाया हुआ है, केवल झंडे ही नहीं बल्कि टी शर्ट से लेकर कैप्स, घर की सजावट के सामान से लेकर गिफ्ट आइटम्स तक सब कुछ तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है।
गलियों से चौबारों तक तिरंगे की शान नजर आ रही है। क्या सरकारी इमारतें, क्या घर और क्या बाजार, हर जगह तिरंगे की धूम है। देशभक्ति का रंग है। आजादी के अमृत महोत्सव का सब हिस्सा बनना चाहते हैं। देश की आन बान और शान तिरंगे को अपने घर में सजाना चाहते हैं। कानपुर के बाजारों में तो हर साइज के तिरंगों के साथ अलग अलग सामान भी तिरंगा शेड में मौजूद हैं। देखिए, पूरे बाजार में तिरंगे के साथ टी शर्ट, ब्रेसलेट, मुखौटे, गुब्बारे, बिल्ले, बैंड्स के अलावा सजावट के कई सामान सब तिरंगे के शेड में बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। लोग शान से इन्हें खरीद रहे हैं और पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को साकार करना चाहते हैं। मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो पूरा देश फॉलो कर रहा है, चाहे यहाँ है, चाहे हिंदुस्तान के जो लोग बाहर भी रहते हैं वहाँ भी लोग तिरंगा अपना फहराएंगे, ये पक्की बात है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में तिरंगा शेड के सामानों की जबरदस्त डिमांड है। हालात ये हैं कि सामान आता है और बिक जाता है और सामान की शॉर्टेज हो रही है। सब मेल का आया है, कागज का भी है, पॉलिस्टर भी है, रोटो भी है, साटन भी है, कॉटन भी है, खादी भी है, सारे मेल के तिरंगे हैं और हर साइज के हैं। बच्चों के लिए चश्मा आया है, हेयर बैंड आए हैं, हाथ वाले ब्रेसलेट आए हैं, बिल्ले आए हैं, सारी चीजें आई हैं, टी शर्टें लगी हुई हैं। किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं? जो सब लोग, इसमें माल नहीं है, माल खत्म है, ये समझिए। हाँ, इतना शॉर्टेज चल रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की आन बान और शान तिरंगा अब घर घर की आन बान और शान बन रहा है। लोग किसी न किसी तरह अपने घरों में तिरंगा शेड लिए हुए सामानों को सजा रहे हैं और अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।